दोस्तों मेरे पीछे जिस डायग्राम को आप देख रहे हैं ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और मैं जानता हूं आप सब लोग इस डायग्राम से वाकिफ होंगे। लेकिन क्या इस डायग्राम के सारे एस्पेक्ट से आप वाकिफ हैं? क्या इस डायग्राम को लेकर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर नहीं है तो मैं आज क्रिएट करने जा रहा हूं। आज हम इस डायग्राम को पूरी तरीके से क्रैक करने जा रहे हैं। दोस्तों ये डायग्राम अगर आप देखते हैं तो यहां पर पॉइंट ई जो है वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन बॉडी फेल कहां पे होती है? पॉइंट एफ पर। पॉइंट एफ पर स्ट्रेस की वैल्यू पॉइंट ई की तुलना में कम है। तो क्या ये डाउट आपके दिमाग में नहीं आया कि हायर स्ट्रेस जब बॉडी सस्टेन कर रही है तो लोअर स्ट्रेस पे बॉडी क्यों फेल हो रही है? दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखो पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के बाद आपने लोड को नहीं इंक्रीज किया, आपने स्ट्रेस को नहीं बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बॉडी डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर रही। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अरविंद राय और अपने YouTube चैनल पर मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इसके अलावा न्यू ईयर में आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोग टेक मेंटर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक मेंटर के ऐप पे आपको गेट 2023 की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ₹1 का सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना है। तो बेसिकली 1500 की टेस्ट सीरीज जिसमें मोर देन 2000 क्वेश्चंस है आपको ₹1 मात्र में मिल रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐप को डाउनलोड करिए, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए डाउनलोड करने के लिए। चलिए तो हम आते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों ये लेक्चर मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इसका पूरा नाम क्या है? आप एक सेकंड वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस डायग्राम। दोस्तों इस डायग्राम का पूरा नाम है इंजीनियरिंग दिस डायग्राम इज नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। दोस्तों ये डायग्राम का नाम है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमारे पास दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, वन इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड अदर इज द ट्रू स्ट्रेस। तो ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन का डायग्राम है। इस डायग्राम को हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। दोस्तों इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ। दोस्तों इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है इट इज नॉट द ट्रू स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस में बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यही तो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। दोस्तों लेकिन जब आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स डिवाइडेड बाय द इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मेरी बात को समझो, ये मान लो बार है, इस बार पे आपने टेंसाइल लोड लगाया, इसका क्या इफेक्ट होगा? टेंसाइल लोड के कारण इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और इसका एरिया क्या होगा? एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आप बॉडी पे लोड लगा रहे हो तो उसका एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है, वो एरिया चेंज होता जा रहा है। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालते हैं तो जो एरिया में चेंज हुआ उस चेंज ऑफ एरिया को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम जो इनिशियल एरिया है उस एरिया को ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रू स्ट्रेस की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू स्ट्रेस, सो इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि जब मैं स्ट्रेस निकाल रहा हूं उस समय पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो एरिया मेरे को कंसीडर करना है। दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेरे पास दो एरिया हैं, एक इस बार का एरिया जब इस पे कोई लोड नहीं लगा, राइट।
अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाल रहा हूं तो मैं वही एरिया कंसीडर करूंगा जिस एरिया पे लोड अप्लाई नहीं हुआ था, यानी कि इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब मैं ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा तो जिस समय मैं स्ट्रेस निकाल रहा हूं उस समय जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो एरिया मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज नॉट द ट्रू स्ट्रेस। लेकिन दोस्तों इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ही इस्तेमाल हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि डिजाइन में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में करते हैं। क्यों करते हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दोस्तों, इसे हम कहते हैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी। क्यों कहते हैं देखते हैं। ये डायग्राम जो हमने खींचा है वो हमने खींचा है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में। अब स्ट्रेस क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस F/A0 वर्सेस चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। बच्चों अब देखो ये A0 जो है वो कांस्टेंट है, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, L0 जो है वो भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या आ रहा है, फोर्स वर्सेस इलोंगेशन, Hence this engineering stress diagram is also known as force versus displacement diagram. I assume कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ दो वेरिएबल है, आप सिर्फ फोर्स को चेंज कर रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो बार की लेंथ चेंज हो रही है, तो इट इज द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे, और इस स्लाइड पे अगर हम देखें तो आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं A, B, C, D एंड F। हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ये डायग्राम हमने माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ किया है। ये डायग्राम हमने माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ किया है व्हेन द माइल्ड स्टील इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। जब माइल्ड स्टील पे हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो हमें इस प्रकार का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलता है। आप कोई भी बुक उठाएंगे उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो माइल्ड स्टील का टेंशन का ही कर्व दिया होता है। इसका कारण क्या है कि माइल्ड स्टील में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E एंड F, ये सारे पॉइंट हमको विजिबल होते हैं, क्लियरली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं क्या है ये पॉइंट A, B, C, D, E और F। पॉइंट A को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब यह हुआ कि अप टू पॉइंट A स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अप टू पॉइंट A स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट A तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। आप कर्व देखो, पॉइंट A तक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो stress is proportional to strain up to point A, so point A is known as proportionality limit। और ये जो रिलेशन है इसी को हम कहते हैं हुक्स लॉ। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ सेज दैट अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो शुरुआत में जब आप इस पे लोड इंक्रीज कर रहे हो तो स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल रहेगा। इसके बाद जो पॉइंट आता है पॉइंट बी, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। दोस्तों क्या होती है इलास्टिक लिमिट? जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फोर्स का क्या इफेक्ट होगा? वो फोर्स का ये इफेक्ट होगा कि वो फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करेगा। अब डिफॉर्मेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का? इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर आप लोड को रिमूव करोगे तो जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो ओवरकम हो जाएगा, यानी कि बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ को ऑक्यूपाई कर लेगी। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि लोड को हटाने के बावजूद बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ पर नहीं जा पाएगी। तो अप टू पॉइंट बी यानी कि इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट जो डिफॉर्मेशन होता है, अप टू पॉइंट बी जो डिफॉर्मेशन होता है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट होता है। यानी कि अगर आपने इतना स्ट्रेस अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं इतना स्ट्रेस अप्लाई किया तो आपने देखा कि इतना स्ट्रेन इंड्यूस हुआ, लेकिन जैसे ही आप इस लोड को हटाओगे ये स्ट्रेन जो है वापस जीरो हो जाएगा। पॉइंट बी के बाद अगर आप बॉडी को लोड करते हो
पॉइंट बी के बाद अगर आप बॉडी को लोड करते हो तो लोड को हटाने के बाद स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, बॉडी में कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। आई होप कि यह बात आपको समझ में आई। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट सी, हम बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट सी को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। दोस्तों ये अपर यील्ड पॉइंट के बाद अगर आप देखो तो मेरे को स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे फोर्स को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन स्ट्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट सी है, आफ्टर पॉइंट सी बॉडी बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक, बॉडी बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक, लाइक अ प्लास्टिक। बॉडी जो है वो एक प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाती है, बॉडी जो है वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाती है। प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाती है, इसका मतलब यह है कि बॉडी स्ट्रेस के अगेंस्ट, एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही और डिफॉर्मेशन को परमिट कर रही है, डिफॉर्मेशन को होने दे रही है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि पॉइंट सी पे पहुंचने के बाद, पॉइंट सी पे पहुंचने के बाद बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करना बंद कर देती है? देखो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, लोड में बढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों इसको हम समझते हैं। एक्चुअली कोई भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहां से हम स्ट्रेन हार्डनिंग के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। कोई भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें इम्परफेक्शंस होते हैं, खास करके एक इम्परफेक्शन होता है जिसका नाम होता है डिसलोकेशंस। अगर मान लो कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें कि कोई भी डिसलोकेशन नहीं है, तो आप जानते हैं उस मटेरियल की शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी। अगर बॉडी में कोई डिसलोकेशन नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर कोई डिसलोकेशन नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर कोई डिसलोकेशन नहीं है, तो जो शियर स्ट्रेस हमको लगेगी फेल करने के लिए, दैट इज G अपॉन शियर स्ट्रेस जो लगेगी दैट इज G अपॉन 2 पाई। G इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अगर मैं थियोरेटिकल शियर स्ट्रेंथ की बात करूं स्टील की, तो दैट वुड बी अराउंड 10,000 मेगा पास्कल। थियोरेटिकली स्टील की जो शियर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, किस स्टील की? जिस स्टील के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, उसकी शियर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी 10,000 मेगा पास्कल। लेकिन एक्चुअल शियर स्ट्रेंथ क्या होती है? एक्चुअल शियर स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज जस्ट अराउंड 200 मेगा पास्कल। ऐसा क्यों? क्योंकि 10,000 मेगा पास्कल मेरे को स्ट्रेंथ मिलती जब क्रिस्टल में कोई भी इम्परफेक्शन यानी कि डिसलोकेशन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिसलोकेशंस होते हैं और वो डिसलोकेशन जो है वो आसानी से मूव कर जाते हैं। इसलिए मेरे को क्रिस्टल को फेल करने के लिए बहुत कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो डिसलोकेशन जो है वो आसानी से मूव कर देते हैं। फेल करने का मतलब क्या हुआ? मेरे को एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करना है। अगर डिसलोकेशंस होता है तो वो स्लिप जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों अब ये डिसलोकेशंस मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, इसको मैं अभी समझाता हूं आपको। दोस्तों जब आप बॉडी को स्ट्रेन करना शुरू कर रहे हो, जब आप बॉडी को डिफॉर्म करना शुरू कर रहे हो, तो जैसे जैसे बॉडी में डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, बॉडी में डिसलोकेशंस की संख्या बढ़ेगी, बॉडी में डिसलोकेशंस की संख्या बढ़ेगी। ज्यादा डिसलोकेशंस होंगे तो मटेरियल आसानी से स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा यानी कि डिफॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसलोकेशंस है, जिसकी वजह से दोस्तों पॉइंट सी के बाद बॉडी बड़ी आसानी से डिफॉर्म हो जा रही है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही, क्योंकि डिसलोकेशंस इतने ज्यादा हैं कि वो आसानी से स्लिप हो जा रहे हैं। अब सी के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आया डी। अब देखो डी के बाद क्या हो रहा है, डी के बाद क्या हो रहा है बताओ। डी के बाद अगर मेरे को स्ट्रेन बढ़ाना है यानी कि डिफॉर्मेशन को बढ़ाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को फोर्स को इंक्रीज करना पड़ रहा है, राइट? यानी कि सी के बाद बॉडी आसानी से डिफॉर्म हो रही थी, लेकिन डी के बाद, लोअर यील्ड पॉइंट के बाद, बॉडी अब रेजिस्टेंस ऑफर करने लग गई, बॉडी अब रेजिस्टेंस ऑफर करने लग गई। दोस्तों
अगेन कारण डिसलोकेशंस हैं। सी पे नंबर ऑफ डिसलोकेशन सफिशिएंटली हाई थे, जिसकी वजह से बॉडी कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही थी और आसानी से स्लिप हो जा रही थी, आसानी से डिफॉर्म हो जा रही थी। जब मैं सी से डी पे पहुंचता हूं, जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिसलोकेशन की संख्या भी बढ़ेगी। तो दोस्तों जब मैं पॉइंट डी पे पहुंचा तो सी की तुलना में डिसलोकेशंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बच्चों कंफ्यूज हुए क्या? सी पे डिसलोकेशंस कम थे तो बॉडी प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रही थी, और डी पे नंबर ऑफ डिसलोकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, लेकिन अब बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए मेरे को और फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। अगर कंफ्यूज हो तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल को आपको समझाता हूं। देखो, अगर मेरे पास में एक जार है, ठीक है, उस जार में मैं एक कंचा डाल देता हूं और मैं जार को हिलाऊंगा तो क्या होगा? वो कंचा रैंडम मोशन करेगा और आपको आवाज सुनाई देगी। अब उस जार में मैं 4 कंचे और डाल देता हूं, अब मैं उस जार को हिलाऊंगा तो क्या होगा? और ज्यादा रैंडम मोशन होगा, आपको और ज्यादा आवाज सुनाई देगी। अब एक कंडीशन को एज्यूम करो कि आप उस जार को कंप्लीटली फिल कर दे रहे हो मार्बल से, आप उस जार को कंप्लीटली कंचों से भर देते हो। अब हिलाओ उस जार को, अब क्या होगा? अब कंचे मूव करेंगे क्या? अब कंचे मूव करेंगे क्या? अब आपको आवाज सुनाई देगी क्या? नहीं, अब आवाज नहीं आएगी। ऐसा क्यों? जब 4 कंचे थे तो ज्यादा आवाज आ रही थी, लेकिन जब कंचों से फिल हो गया तो अब कोई आवाज नहीं आ रही। क्यों? आवाज क्यों आ रही थी? कंचे के कारण नहीं, कंचे के मूवमेंट के कारण। कंचा जो फ्रीली मूव कर रहा था उस वजह से मेरे को आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन बच्चों जब मैंने पूरे जार को कंचों से भर दिया तब क्या हुआ? एक कंचे का मूवमेंट दूसरे कंचे ने रोक दिया, यानी कि अब कोई भी कंचा फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा, राइट? तो बच्चों वही चीज हो रही है। जब मैं पॉइंट सी से डी पे पहुंच रहा हूं तो नंबर ऑफ डिसलोकेशंस पॉइंट डी पे इतने बढ़ गए हैं कि एक डिसलोकेशन का मूवमेंट दूसरा डिसलोकेशन रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। जिस प्रकार से जार में अगर पूरे कंचे भरे हो तो एक कंचे का मूवमेंट दूसरा कंचा रोक रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों पॉइंट डी के बाद इतने ज्यादा डिसलोकेशंस हो गए हैं कि एक डिसलोकेशन का मूवमेंट दूसरे डिसलोकेशन द्वारा रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है और इसके बाद बॉडी फिर से स्ट्रेंथ शो कर रही है। और ये डी से ई तक जब तक आप जाते जाओगे, डी से ई तक जैसे जैसे आप जाओगे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और यही फिनोमिना जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। इट इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या होता है स्ट्रेन हार्डनिंग? अब देखो, मैंने इसको डी के बाद डिफॉर्म करना शुरू किया। अब जैसे जैसे मैं इसको डिफॉर्म करते जाऊंगा वैसे वैसे नंबर ऑफ डिसलोकेशन बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ डिसलोकेशन बढ़ने की वजह से जो डिसलोकेशन का मूवमेंट होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बच्चों, यानी कि बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब यदि मैं लोड को हटा भी दूं तो जो डिसलोकेशन ऑलरेडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ चुके हैं, जो इंपरफेक्शन आ चुका है वो तो प्रेजेंट ही रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ डिसलोकेशन ज्यादा ही रहेंगे, जिसकी वजह से डिसलोकेशन का मूवमेंट रुक जाएगा। अगर मैं इस बॉडी को पॉइंट डी से ज्यादा स्ट्रेन करता हूं तो बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर आप फॉर्जिंग कर रहे हैं, कोल्ड फॉर्जिंग कर रहे हैं, तो आपके पास जो वर्क पीस है, आप मेरे को बताइएगा, कमेंट करिएगा, मेरे पास जो मेरे पास जो रॉ मटेरियल है और मेरे पास जो फिनिश प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है और फिनिश प्रोडक्ट है, कैन यू टेल मी किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, रॉ मटेरियल की या फिनिश प्रोडक्ट की? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। देखो, जब आप फॉर्ज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दे रहे हो, और प्लास्टिकली डिफॉर्म करने की वजह से नंबर ऑफ डिसलोकेशंस को आप इंक्रीज कर दे रहे हो, यानी कि जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेन हार्डनिंग। तो अगर आप कोल्ड वर्क कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी तुलना में जो आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। यू विल गेट द हायर स्ट्रेंथ फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको आई होंगी समझ। अब आ जाइए अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ई। वो पॉइंट है जहां पर की स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है।
इसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट. इट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट. बट माय डियर फ्रेंड्स, एट पॉइंट ई द बॉडी डज नॉट फेल, इट फ्रैक्चर्स एट पॉइंट एफ, जहां पे कि मेरे को स्ट्रेस की वैल्यू कम दिखाई दे रही है, जहां पर मेरे को स्ट्रेस की वैल्यू कम दिखाई दे रही है. क्या आप मेरे को बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? पॉइंट ई पर स्ट्रेस ज्यादा था, यहां पे बॉडी फेल नहीं हुआ, और पॉइंट एफ पे जहां मेरे को स्ट्रेस कम दिखाई दे रहा है वहां पे बॉडी कैसे फेल हो रही है? चलिए मैं बताता हूं आपको. ये जो कर्व है, ये जो कर्व है दोस्तों, ये कर्व है, ये कर्व है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. इंजीनियरिंग, यहां पे जो हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं. और इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हो? फोर्स डिवाइडेड बाय द इनिशियल एरिया. इनिशियल एरिया, तो जो एरिया चेंज हो रहा है, जो एरिया चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट मेरे को यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एरिया मैं जो ले रहा हूं वो इनिशियल एरिया ही ले रहा हूं, राइट? लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रेस नहीं, ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय द इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया या फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब आप देखो इस कर्व पे आओ वापस, हम इस कर्व पे आते हैं वापस. जब बच्चों आप पॉइंट ई पे पहुंचते हो तो वहां पे एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं नेक फॉर्मेशन. नेक फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एरिया जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, एरिया जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया. लेकिन ये कर्व जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे स्ट्रेस नहीं निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं. यहां पे जब आप पहुंचोगे तो एरिया ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, तो स्ट्रेस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया. तो दोस्तों यहां पे नेक फॉर्मेशन की वजह से एरिया कम हो गया. अब एरिया कम हो गया तो फोर्स कांस्टेंट भी रहे तो क्या होगा? स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी. आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो यहां पे नेक फॉर्मेशन हुआ, नेक फॉर्मेशन ने क्या किया? नेक फॉर्मेशन ने क्या किया? नेक फॉर्मेशन ने एरिया को कम कर दिया. अब एरिया कम हो गया तो फोर्स अगर कांस्टेंट भी रहे तब भी तो स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे इस कर्व में आपको दिख रहा है कि स्ट्रेस कम हुआ, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस कम नहीं हुआ है. एक्चुअली एरिया के कम होने के कारण, एरिया के कम होने के कारण स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ी है. तो यदि मैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो पॉइंट एफ मेरे को नीचे नहीं मिलेगा, वो ऊपर की तरफ मिलेगा. दोस्तों क्लियर हुआ ये पॉइंट? यहां पे ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू पॉइंट एफ पर पॉइंट ई की तुलना में ज्यादा होगी. लेकिन ये जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये बेसिकली फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है. यहां पे हम एक्चुअल स्ट्रेस को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. हेंस हमको ऐसा लगता है कि पॉइंट एफ पर स्ट्रेस की वैल्यू कम है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू पॉइंट एफ पर पॉइंट ई की तुलना में ज्यादा होगी. तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मैं अप्लाई कर सकता हूं दैट इज इक्विवेलेंट टू द पॉइंट ई, दैट इज इक्विवेलेंट टू द स्ट्रेस एट पॉइंट ई. क्योंकि जैसे ही बच्चों आप पॉइंट ई तक का स्ट्रेस लगाओगे वहां पे नेक फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. नेक फॉर्मेशन शुरू होने के कारण क्या होगा? क्या होगा? एरिया कम होगा, और एरिया कम होने की वजह से ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली शूट अप कर जाएगी. तो जैसे ही आप पॉइंट ई तक लोड लगाते हो तो आप समझ लो कि आपकी बॉडी अब फेल हो चुकी है, क्योंकि पॉइंट ई पर स्ट्रेस लगाने से नेक फॉर्मेशन हो जाएगा, और नेक फॉर्मेशन होने की वजह से एरिया में ड्रास्टिक चेंज आएगा, और उस चेंज की वजह से ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली फ्रैक्चर स्ट्रेस तक पहुंच जाएगी. दोस्तों अभी जो हमने डिस्कस किया है, आई एज्यूम दैट विल बी क्लियर टू यू. मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी. दोस्तों एंड में फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए. कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कमेंट करिए. किसी और टॉपिक पे आप वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए. ऐप आप गेट टेक मेंटर का डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें गेट 2023 की टेस्ट सीरीज आपको मात्र ₹1 में मिलने वाली है, जहां पे मोर देन 2000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय. और हाँ, न्यू ईयर को एंजॉय करिए और अपने कैरियर के लिए भी फोकस रहिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.